ईंट के भट्टे पर विधवा महिला मजदूरी करती थी। खूबसूरती देख करोड़पति सेठ का लड़का हुआ फिदा। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। एक नौजवान खूबसूरत विधवा महिला ईंट भट्टे पर मजदूरी करती थी, लेकिन एक दिन भट्टे मालिक के हरामी लड़के ने उस बेसहारा विधवा महिला की झोपड़ी में जाकर उस महिला के साथ पूरी रात जो गलत काम किया, उसको देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई। दोस्तों, पूरी सच्ची कहानी जानने के वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईंटों की भट्ठी से उठता काला धुआं आसमान को जैसे निगल रहा था और उसी धुएं के बीच मिट्टी और पसीने में लिपटी एक औरत अपनी किस्मत से लड़ रही थी। उसका नाम था सरोज। उम्र मुश्किल से 30 के आसपास, लेकिन चेहरे की थकान और आंखों में छुपा दर्द ये बता रहा था कि उसने जिंदगी के ऐसे जख्म झेले हैं जो कभी भरते नहीं। कुछ साल पहले एक हादसे ने उससे उसका पति छीन लिया था और उस दिन के बाद से उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। लेकिन जीने की मजबूरी और पेट की आग ने उसे टूटने नहीं दिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो भट्ठे पर पहुंच जाती और दिन भर जलती आग के सामने ईंटें ढोती रहती। उसके हाथों में पड़े छाले और शरीर पर चिपकी मिट्टी उसकी मेहनत और मजबूरी की कहानी कहते थे। भट्ठे पर काम करने वाले लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि विधवा कहकर पुकारते थे, जैसे उसकी पूरी पहचान उसी एक शब्द में सिमट गई हो। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी खामोश ताकत थी जो हर दर्द को सहकर भी उसे खड़ा रखती थी। उसी भट्ठे के बाहर एक दिन अचानक एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। धूल उड़ाती उस गाड़ी से उतरा शहर का बड़ा नाम करोड़पति सेठ रामवीर चौधरी का इकलौता बेटा अंकित चौधरी। महंगे कपड़े, रौबदार चाल और आंखों में आत्मविश्वास लिए वो पहली बार अपने पिता के कारोबार को देखने इस भट्ठे पर आया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सरोज पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। मिट्टी से सनी उस औरत के चेहरे में उसे एक अजीब सा सुकून और खिंचाव महसूस हुआ। वो खूबसूरती जो बनावटी नहीं थी, बल्कि दर्द और संघर्ष की आग में तपकर निखरी थी। अंकित ने शायद पहली बार किसी औरत को इस नजर से देखा था, जहां सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक गहराई थी जो उसके दिल को छू रही थी और उसे बार बार सरोज की ओर देखने पर मजबूर कर रही थी। दूसरी तरफ सरोज को इन अमीर लोगों से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए हर दिन बस काम और अपनी जिंदगी को किसी तरह खींचते रहना ही सच था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज जो नजर उस पर पड़ी है वो उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा, क्योंकि अंकित के दिल में उठी ये हलचल अब एक जिद बनने वाली थी और यही जिद आगे चलकर एक ऐसी कहानी की शुरुआत करने वाली थी जिसमें प्यार होगा, दर्द होगा और समाज की ऐसी दीवारें होंगी जो हर रिश्ते की असली कीमत तय करेंगी। भट्ठे की जलती आग के सामने काम करते हुए सरोज को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसे इस तरह देख रहा है, जैसे उसकी जिंदगी का हर दर्द उसकी आंखों में लिखा हो और उस दर्द को पढ़ने की जिद किसी के दिल में जाग चुकी हो। अंकित चौधरी कुछ देर तक वही खड़ा रहा। उसकी नजरें बार बार सरोज पर टिक जाती और फिर खुद से ही सवाल करता कि आखिर इस साधारण सी दिखने वाली औरत में ऐसा क्या है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसने अपने मैनेजर से धीरे से पूछा, ये औरत कौन है? तो जवाब मिला, सर, ये सरोज है, भट्ठे पर काम करने वाली एक विधवा मजदूर है। बड़ी चुपचाप रहती है, किसी से ज्यादा बोलती नहीं और अपना काम करके चली जाती है। ये सुनते ही अंकित के अंदर जैसे कुछ हिल गया। उसने फिर एक नजर सरोज की तरफ देखा जो बिना किसी शिकायत के जलती आग के सामने ईंटें ढो रही थी, जैसे उसे दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन उसके चेहरे की थकान और आंखों की गहराई बता रही थी कि वो हर दिन अंदर से टूटती है और फिर खुद को समेटकर खड़ी हो जाती है। उसी वक्त अचानक सरोज का पैर फिसला और उसके हाथ से ईंटों की ढेरी गिर गई। तेज गर्म ईंटों ने उसके हाथ जला दिए, लेकिन उसने आवाज तक नहीं निकाली, बस दांत भींचकर दर्द सह लिया और फिर झुककर ईंटें उठाने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह दृश्य देखकर अंकित का दिल एकदम बेचैन हो गया। वो तुरंत आगे बढ़ा
और पहली बार उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सरोज ने जब उसे अपने सामने देखा तो एक पल के लिए चौंक गई, क्योंकि उसकी दुनिया में ऐसे अमीर लोग सिर्फ दूर से गुजरते थे, पास आकर बात करना तो जैसे कोई सपना हो। लेकिन अंकित ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें चोट लगी है, काम छोड़ दो। सरोज ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोली, हमें आदत है साहब दर्द सहने की, आप अपने काम से मतलब रखिए। उसके इस जवाब ने अंकित को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की थी, बिना डर के, बिना लालच के, बिना झुके। वो कुछ पल तक उसे देखता रह गया और फिर मुस्कुराकर बोला, दर्द सहना मजबूरी हो सकता है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना जरूरी नहीं। और ये कहकर उसने मैनेजर को इशारा किया कि सरोज को आज के लिए आराम दिया जाए। लेकिन सरोज ने तुरंत मना कर दिया और बोली, अगर काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा साहब, हमारे लिए आराम सबसे महंगा होता है। ये सुनकर अंकित के दिल में उसके लिए एक अजीब सी इज्जत पैदा हो गई। अब यह सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसी भावना थी जो उसे सरोज के और करीब खींच रही थी। और उसी पल उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस औरत की जिंदगी को ऐसे जलते भट्ठे में खत्म नहीं होने देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये फैसला सिर्फ सरोज की नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी को भी एक ऐसे तूफान में धकेलने वाला है जहां हर कदम पर उसे अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा। और यही से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो प्यार और समाज के टकराव की सबसे खतरनाक मिसाल बनने वाली थी। अंकित चौधरी उस दिन भट्ठे से तो चला गया, लेकिन उसका मन वही कहीं सरोज के पास अटक गया था। रात भर वो अपने आलीशान कमरे में करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता रहा, जब सरोज ने जलते हाथों के बावजूद बिना शिकायत के काम जारी रखा था, और जब उसने उसका हाथ झटकते हुए कहा था कि हमें दर्द सहने की आदत है। ये बात अंकित के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा साहस और आत्मसम्मान नहीं देखा था जहां मजबूरी भी हो और फिर भी इंसान झुकने को तैयार न हो। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अंकित फिर से भट्ठे पर पहुंच गया। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे किसी अधूरे जवाब की तलाश हो। भट्ठे पर काम करने वाले लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि सेठ का बेटा इतनी सुबह कभी वहां नहीं आता था। लेकिन अंकित की नजर सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, और कुछ ही पल बाद उसे सरोज दिखाई दी, जो पहले की तरह अपने काम में लगी हुई थी, जैसे पिछला दिन उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। अंकित धीरे धीरे उसके पास गया, और इस बार उसकी आवाज में पहले वाली हुकूमत नहीं, बल्कि एक नरमी थी। उसने कहा, तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, कभी थकती नहीं क्या? सरोज ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, थकने का हक अमीरों को होता है साहब, गरीब अगर थक जाए तो भूखा मर जाता है। यह सुनकर अंकित कुछ पल के लिए खामोश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो वही खड़ा रहा और बोला, अगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहूं तो क्या तुम मना कर दोगी? इस बार सरोज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी थी और बोली, मदद और एहसान में फर्क होता है साहब, और हम गरीबों के लिए हर मदद के पीछे कोई न कोई कीमत छुपी होती है, इसलिए हम बिना कीमत जाने कुछ नहीं लेते। सरोज की ये बात सीधे अंकित के दिल पर लगी, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका अमीर होना ही उसके और सरोज के बीच सबसे बड़ी दीवार है। लेकिन उस दीवार को तोड़ने की जिद अब उसके अंदर और मजबूत हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे कोई कीमत नहीं चाहिए तो? सरोज हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी और बोली, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती साहब, खासकर हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर अंकित समझ गया कि सरोज को जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वो इस दूरी को खत्म करके रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही घर वालों के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। और उसी वक्त दूर खड़े कुछ मजदूर आपस में फुसफुसाने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि सेठ का बेटा
एक मजदूर औरत में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। और ये बात अगर सेठ रामवीर चौधरी तक पहुंची तो भट्ठे की आग से भी ज्यादा खतरनाक तूफान खड़ा हो सकता है। लेकिन अंकित इन सब बातों से अनजान अपने दिल की आवाज सुन रहा था और सरोज अपने अतीत के डर में कैद थी। और इन दोनों के बीच बढ़ती ये खामोश नजदीकियां एक ऐसे तूफान की आहट दे रही थी जो बहुत जल्द सब कुछ बदल देने वाला था। भट्ठे की आग उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज जल रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेज एक और आग थी जो धीरे धीरे लोगों की नजरों और बातों में भड़कने लगी थी। क्योंकि अब यह बात छुपी नहीं रह गई थी कि सेठ रामवीर चौधरी का इकलौता बेटा अंकित चौधरी रोज रोज भट्ठे पर आने लगा है और उसकी नजरें किसी और पर नहीं बल्कि उसी विधवा मजदूर सरोज पर टिकती है, जिसे लोग अब तक सिर्फ एक मजबूर औरत समझते थे। लेकिन अब वही औरत भट्ठे की फुसफुसाहटों का केंद्र बन चुकी थी और इन फुसफुसाहटों में जहर था ताने थे। और वो समाज था जो किसी गरीब औरत को ऊपर उठते देखने से पहले ही उसे गिरा देना चाहता है। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन सरोज अपने काम में लगी हुई थी। जैसे हर दिन लगती है, उसके चेहरे पर वही सख्ती, वही खामोशी और वही दर्द था जिसे उसने अपनी आदत बना लिया था। लेकिन आज उसके आसपास कुछ बदला हुआ था। लोग उसे काम करते हुए देख तो रहे थे, लेकिन उनके होठों पर धीमी हंसी और आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें कोई नया तमाशा मिल गया हो। तभी पीछे से किसी मजदूर औरत की आवाज आई, अरे देखो तो जरा, अब हमारी सरोज तो बड़ी खास हो गई है। सेठ के बेटे की नजर जो पड़ गई है इस पर। और फिर कुछ और औरतें भी हंसने लगी। उनकी हंसी में मजाक से ज्यादा तिरस्कार था, जैसे वे उसे नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहती हों। सरोज ने यह सब सुना, लेकिन उसने सिर झुकाकर अपना काम जारी रखा, क्योंकि उसे पता था कि इस समाज में औरत की इज्जत कांच की तरह होती है। एक बार दरार आ जाए तो फिर चाहे सच्चाई कुछ भी हो, लोग उसे टूटे हुए ही देखते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये बातें उसे चुभ रही थी, जैसे हर शब्द उसके दिल में कील बनकर उतर रहा हो। फिर भी उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो ये आग और भड़क जाएगी। तभी दूर से एक जानी पहचानी काली गाड़ी आती दिखी, और जैसे ही वो भट्ठे के पास आकर रुकी, सबकी नजरें एक साथ उधर घूम गई। गाड़ी से उतरा अंकित चौधरी, और आज उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता थी, जैसे वो कुछ तय करके आया हो। उसने इधर उधर देखा और सीधे सरोज की तरफ बढ़ गया। अब सबकी नजरें उन दोनों पर टिक गई और फुसफुसाहटें और तेज हो गई। लेकिन अंकित ने किसी की परवाह नहीं की। वो सरोज के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। सरोज ने उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया, हमें काम से फुर्सत नहीं है साहब, आप जाइए। लेकिन इस बार अंकित पीछे हटने वाला नहीं था। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, यह काम जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी कुछ बातें भी होती है, और मैं आज बिना बात किए नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार था, जिसे सुनकर आसपास खड़े लोग और ज्यादा उत्सुक हो गए। सरोज ने आखिरकार काम रोक दिया और उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और डर भी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सब अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है। वो धीमी आवाज में बोली, आपको समझ में नहीं आता क्या लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं, क्यों मेरी जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं। अंकित ने पहली बार उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। ये सुनते ही सरोज जैसे सन्न रह गई। उसने तुरंत नजरें फेर ली और बोली, ये मत कहिए साहब, क्योंकि आपके लिए ये बस एक जिद हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूं, अब और कुछ खोने की ताकत नहीं है मुझ में। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी, दर्द था, और एक ऐसा डर था जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। अंकित ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें कुछ खोने नहीं दूंगा तो? सरोज ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये बातें सुनने में अच्छी लगती है साहब, लेकिन हकीकत में इनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब मुसीबत आती है
तो अमीर लोग पीछे हट जाते हैं और गरीब लोग अकेले रह जाते हैं। ये सुनकर अंकित का चेहरा सख्त हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सरोज सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि उससे भी लड़ रही है, क्योंकि वो उस पर भरोसा करने से डरती है। उसी वक्त पीछे से किसी ने जोर से कहा, अरे सेठ के बेटे, अब तो शादी भी कर लो हमारी सरोज से। और फिर सब लोग हंस पड़े। ये हंसी इस बार पहले से ज्यादा तेज और जहरीली थी। अंकित ने पलटकर उस आदमी को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सरोज ने तुरंत बीच में आकर कहा, कुछ मत कहिए साहब, जितना आप बोलेंगे उतना ही लोग और बातें बनाएंगे। फिर उसने धीरे से कहा, आप यहां से चले जाइए, यही ठीक होगा। लेकिन अंकित अब चुप रहने वाला नहीं था। उसने ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, अगर मैं यहां आता हूं तो अपनी मर्जी से आता हूं, और किसी को भी यह हक नहीं है कि वह किसी की इज्जत पर उंगली उठाए। उसकी ये बात सुनकर कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी थी। उसी समय एक और गाड़ी वहां आकर रुकी और उससे उतरे खुद सेठ रामवीर चौधरी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और आंखों में आग जल रही थी, जैसे उन्हें सब कुछ पता चल चुका हो। उन्होंने आते ही तेज आवाज में कहा, अंकित, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? उनकी आवाज सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। सब लोग चुप हो गए और सरोज का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि अब जो होने वाला था वो शायद उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक होने वाला था। अंकित ने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। रामवीर चौधरी गुस्से से उसके पास आए और बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह एक मजदूर औरत के पीछे घूमते हुए? क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? ये सुनकर सरोज का सिर और झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वह जानती थी कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि दो दुनिया के बीच की टक्कर बन चुकी है। अंकित ने गहरी सांस ली और अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, अगर इंसानियत सीखना शर्म की बात है तो हां, मुझे शर्म नहीं आती। ये सुनते ही रामवीर चौधरी का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने वहीं सबके सामने ऐसा फैसला लेने का मन बना लिया जो ना सिर्फ सरोज की बल्कि अंकित की जिंदगी भी बदल देने वाला था। और भट्ठे की जलती आग अब गवाह बनने वाली थी, उस तूफान की जो आने वाले समय में सब कुछ राख कर सकता था। भट्ठे पर उस दिन जो हुआ, उसने जैसे हर किसी के दिल में एक डर और एक सनसनी पैदा कर दी थी, क्योंकि पहली बार किसी ने खुलेआम सेठ रामवीर चौधरी के सामने आवाज उठाई थी, और वह भी उनका अपना बेटा अंकित चौधरी। और दूसरी तरफ खड़ी थी सरोज, जो इस पूरे तूफान के बीच खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। रामवीर चौधरी की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अंकित, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? ये औरत तुम्हारी दुनिया की नहीं है, ये बस एक मजदूर है, और तुम्हारा नाम, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा परिवार, इन सब चीजों की कोई कीमत नहीं है तुम्हारे लिए। अंकित ने बिना झिझ के जवाब दिया, इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है, और सरोज का दिल उन सब से कहीं ज्यादा बड़ा है जिन पर आप गर्व करते हैं। ये सुनते ही आसपास खड़े लोगों के बीच हलचल मच गई, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि सेठ का बेटा इस हद तक जाकर अपने पिता का विरोध करेगा। सरोज ये सब सुनकर अंदर ही अंदर कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, बस कीजिए साहब, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आप दोनों के बीच जो भी है उसमें मुझे मत घसीटिए। मैं एक मामूली मजदूर हूं और मुझे इसी तरह जीने दीजिए। उसकी आवाज में दर्द भी था और एक विनती भी, लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि पीछे लौटना किसी के लिए आसान नहीं था। रामवीर चौधरी ने सरोज की तरफ देखा। उनकी नजरों में तिरस्कार था। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, तुमने ही मेरे बेटे को बहकाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी जिंदगी में कदम रखने की? ये सुनते ही सरोज के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। उसने तुरंत सिर उठाया
और पहली बार उसकी आंखों में डर की जगह आग थी। उसने कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया साहब, आपका बेटा खुद आया है। और अगर मेरा गरीब होना गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर दिन करती हूं, लेकिन अपनी इज्जत कभी नहीं बेचती। उसके इस जवाब ने वहां खड़े हर इंसान को चुप कर दिया, क्योंकि ये वही सरोज थी जो हमेशा खामोश रहती थी, लेकिन आज उसके अंदर का आत्मसम्मान बोल रहा था। अंकित ने गर्व से उसकी तरफ देखा और कहा, पापा, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये औरत कमजोर नहीं है और मैं इससे दूर नहीं रह सकता। ये सुनकर रामवीर चौधरी ने गुस्से में अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने जोर से कहा, आज के बाद अगर तुमने इस औरत से कोई भी रिश्ता रखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और मेरे लिए तुम मर जाओगे। ये सुनते ही सब लोग सन्न रह गए, क्योंकि ये कोई छोटी धमकी नहीं थी। ये एक पिता का अपने बेटे को पूरी तरह से त्यागने का ऐलान था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे रुक गई थी। सबकी नजरें अब अंकित पर थी कि वो क्या जवाब देगा। अंकित ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वो अपने अंदर चल रही लड़ाई को महसूस कर रहा हो। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और अपने पिता की तरफ देखकर कहा, अगर एक इंसान से प्यार करना और उसकी इज्जत करना इतना बड़ा गुनाह है तो मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। यह सुनते ही रामवीर चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे लिए मर चुके हो। और ये कहकर वो वहां से चले गए। उनके जाते ही भट्ठे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे सबने अभी अभी कोई बहुत बड़ा तूफान गुजरते देखा हो। सरोज ये सब देखकर पूरी तरह टूट गई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, आपने ये क्या कर दिया साहब, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी वजह से। अंकित ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जिंदगी तब बर्बाद होती है जब इंसान अपने दिल की आवाज को मार देता है, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, समाज हमें जीने नहीं देगा, लोग हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे? अंकित ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, समाज कब किसे जीने देता है सरोज, अगर हम डरते रहे तो हम कभी जी ही नहीं पाएंगे। ये सुनकर सरोज के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। पहली बार उसे लगा कि शायद कोई है जो उसके साथ खड़ा है, लेकिन उसी पल उसके अंदर का डर फिर जाग गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ धोखा और दर्द ही देखा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उधर भट्ठे के मजदूर अब भी खामोश खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में सवाल थे। कुछ लोग सहानुभूति से देख रहे थे तो कुछ लोग अब भी ताने मारने के लिए तैयार थे, क्योंकि समाज इतनी जल्दी नहीं बदलता और यही सच्चाई थी। उसी समय भट्ठे का मैनेजर दौड़ता हुआ आया और उसने सरोज से कहा, तुम्हें सेठ जी ने तुरंत काम से निकाल दिया है, तुम अब यहां काम नहीं कर सकती। ये सुनते ही सरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये काम ही उसका सहारा था। उसने घबराकर कहा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैनेजर ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये मुझे नहीं पता, ये सेठ जी का आदेश है। सरोज वही जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी जिंदगी जैसे एक पल में फिर से उजड़ गई थी। अंकित ने ये सब देखा तो उसके अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़े। उसने सरोज को उठाया और कहा, अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। सरोज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन उस डर के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी थी, जो शायद पहली बार उसके दिल में जगी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह रास्ता जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं रही थी, बल्कि पूरे समाज और एक ताकतवर परिवार के खिलाफ एक जंग बन चुकी थी। और इस जंग में आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना जरूर तय था कि आने वाले दिन दोनों की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां से लौटना नामुमकिन हो जाएगा। उस दिन के बाद जैसे पूरी दुनिया बदल गई थी। भट्ठे की आग अब भी जल रही थी, लेकिन सरोज की जिंदगी में अंधेरा और गहरा हो चुका था, क्योंकि जिस काम ने उसे अब तक जिंदा रखा था वही उससे छिन चुका था। और दूसरी तरफ अंकित चौधरी,
जिसने अपने पिता की दौलत और नाम तक छोड़ दिया था, अब उसी रास्ते पर खड़ा था जहां हर कदम पर संघर्ष उसका इंतजार कर रहा था। शाम का वक्त था, आसमान में हल्का अंधेरा उतरने लगा था और भट्ठे के बाहर एक कोने में सरोज चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सूनी थी, जैसे आंसू भी अब थक चुके हों, और उसके हाथ अब भी जलन से कांप रहे थे। लेकिन दर्द सिर्फ शरीर में नहीं था, उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। वो बार बार सोच रही थी कि अगर वो अंकित की जिंदगी में नहीं आती तो शायद सब कुछ ठीक रहता, लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। उसी वक्त अंकित उसके पास आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ कपड़े और जरूरी सामान था। उसने धीरे से कहा, चलो यहां से चलते हैं, अब ये जगह तुम्हारे लिए नहीं रही। सरोज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, डर था और एक अनकही बेचैनी थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अंकित हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में भी एक जिम्मेदारी का बोझ था। उसने कहा, जहां इज्जत मिले वही हमारा घर होगा और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सरोज के दिल में हलचल हुई, लेकिन उसका डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा, बातें करना आसान है साहब, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। समाज हमें जीने नहीं देगा, लोग हमें हर कदम पर रोकेंगे, और अगर आप भी थक गए तो मैं फिर से टूट जाऊंगी। अंकित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं थकने वालों में से नहीं हूं, और अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उसकी आवाज में इतना यकीन था कि सरोज कुछ पल के लिए खामोश हो गई, लेकिन उसने अपने दिल को फिर समझाया कि भरोसा करना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उसने पहले भी भरोसा किया था और बदले में सिर्फ दर्द मिला था। फिर भी हालात ऐसे थे कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे से सिर हिला दिया और उठ खड़ी हुई। दोनों वहां से चल पड़े। रात गहराती जा रही थी, सड़कें सुनसान थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे आने वाले तूफान का इशारा कर रही हो। चलते चलते वे शहर के एक छोटे से पुराने इलाके में पहुंचे, जहां किराए के छोटे छोटे कमरे थे, टूटे दरवाजे, जर्जर दीवारें और हर तरफ गरीबी का साया था। लेकिन फिलहाल उनके पास यही एक सहारा था। अंकित ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा इतना छोटा था कि मुश्किल से 2 लोग उसमें रह सकते थे, लेकिन उसके लिए वही अब दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना था, क्योंकि उसमें सरोज थी। सरोज ने कमरे के अंदर कदम रखा और चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी, लेकिन ये शुरुआत खुशियों से ज्यादा अनिश्चितताओं से भरी थी। उसने धीरे से कहा, आपने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, मेरे लिए क्यों किया आपने ऐसा? अंकित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में जी रहा हूं, और अगर तुम्हें खो दिया तो शायद मैं फिर कभी खुद को नहीं पा सकूंगा। ये सुनकर सरोज के दिल में एक हल्की सी गर्माहट आई, लेकिन साथ ही डर भी, क्योंकि ये रिश्ता जितना गहरा हो रहा था उतना ही खतरनाक भी होता जा रहा था। दिन बीतने लगे। अंकित ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। वो जगह जगह गया, लेकिन हर जगह उसे या तो ठुकरा दिया गया या पहचान लिया गया कि वह रामवीर चौधरी का बेटा है, और फिर लोग उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि कोई भी सेठ के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। दूसरी तरफ सरोज ने भी काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे शक की नजरों से देखा गया। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी कहानी अब लोगों के बीच फैल चुकी थी और समाज ने उसे पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। धीरे धीरे हालात और मुश्किल होते गए। पैसे खत्म होने लगे, खाने के लिए भी सोचना पड़ने लगा, और कई बार ऐसा हुआ कि दोनों ने सिर्फ पानी पीकर रात गुजारी। लेकिन इन सब के बीच भी अंकित का हौसला नहीं टूटा। वो हर दिन सरोज को दिलासा देता और कहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन एक रात जब हालात हद से ज्यादा खराब हो गए और कमरे में खाने का एक दाना भी नहीं था, तब सरोज का सब्र टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। आप क्यों नहीं समझे? आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मेरी वजह से। अंकित ने उसे शांत करने की कोशिश की,
लेकिन इस बार सरोज का दर्द बाहर आ चुका था। उसने कहा, अगर आप वापस अपने घर चले जाएं, तो शायद सब ठीक हो सकता है। मैं अपने हालात खुद संभाल लूंगी। ये सुनते ही अंकित जैसे सन्न रह गया। उसने गुस्से और दर्द के बीच कहा, तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला जाऊंगा? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं है? सरोज ने आंसू पोंछते हुए कहा, भरोसा करने से डर लगता है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो इंसान फिर से खड़ा नहीं हो पाता। दोनों के बीच खामोशी छा गई। ये खामोशी सिर्फ शब्दों की नहीं थी, बल्कि उन भावनाओं की थी जो अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ रही थी। लेकिन उसी खामोशी के बीच एक बात साफ थी कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह संघर्ष अभी बस शुरुआत है, क्योंकि दूर कहीं रामवीर चौधरी अपने तरीके से चाल चलने की तैयारी कर रहे थे। और जब वो चाल चलेगी तो ये दोनों ऐसी मुसीबत में फंसेंगे जहां से निकलना शायद उनके बस में नहीं होगा। और यही आने वाले समय का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला था। रात का सन्नाटा उस छोटे से कमरे को और भी भारी बना रहा था, जहां सरोज और अंकित अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके खिलाफ खेल अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ सेठ रामवीर चौधरी ने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली थी। और उनके लिए ये सिर्फ एक जिद नहीं, बल्कि उनके रुतबे और अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। अगले ही दिन सुबह जब अंकित काम की तलाश में बाहर निकला तो उसे एहसास नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दो आदमी दूर से उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। ये वही लोग थे जिन्हें रामवीर चौधरी ने भेजा था, ताकि वो अपने बेटे की हर चाल पर नजर रख सकें और सही वक्त आने पर वार कर सकें। उधर कमरे में अकेली बैठी सरोज बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका मन घबरा रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सरोज घबरा गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने दो अजनबी आदमी खड़े थे। उनकी आंखों में कठोरता थी और चेहरे पर एक अजीब सा ठंडापन था। उन्होंने बिना इजाजत अंदर कदम रख दिया और चारों तरफ देखने लगे। सरोज ने डरते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? आप तभी उनमें से एक ने कड़क आवाज में कहा, हम जो चाहते हैं वो तुम अच्छे से समझती हो। बेहतर होगा चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना मजबूरन हमें तरीका बदलना पड़ेगा। ये सुनते ही सरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप लोग अभी यहां से चले जाइए। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था और सामने खड़े लोग उस डर को और बढ़ाने के लिए ही आए थे। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी सरोज ने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया और कहा, चुपचाप चलो, वरना तुम्हारे उस आशिक की लाश भी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही सरोज की आंखों में डर और भी गहरा हो गया, क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी नहीं बल्कि अंकित की जान की भी थी। मजबूरी में वो उनके साथ चल पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उधर अंकित को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे लोग उससे बचकर निकल गए। और तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, अगर सरोज को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत पुराने गोदाम के पास पहुंच जाओ और पुलिस को खबर करने की गलती मत करना। ये सुनते ही अंकित के होश उड़ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना समय गवाए बताए गए स्थान की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि कहीं सरोज को कुछ हो न जाए, क्योंकि अब वो उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी थी। कुछ ही देर में वो पुराने सुनसान गोदाम के पास पहुंच गया। वहां चारों तरफ सन्नाटा था, टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और हवा में एक डरावनी खामोशी थी, जैसे वहां पहले भी कई राज दफन हो चुके हों।
अंकित धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम रुके नहीं, क्योंकि उसके सामने सरोज की जिंदगी थी। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने देखा कि सरोज एक कोने में बंधी हुई बैठी है और उसके पास वही आदमी खड़े हैं जिनकी आंखों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। अंकित ने गुस्से में कहा, सरोज को छोड़ दो, जो करना है मुझसे करो। लेकिन सरोज ने उसे देखकर सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक चेतावनी भी थी, जैसे वो कह रही हो कि ये जाल है। तभी पीछे से एक जाने पहचानी आवाज गूंजी, और वो आवाज थी रामवीर चौधरी की, जो धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम आओगे, क्योंकि प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। अंकित ने गुस्से से कहा, ये सब क्यों कर रहे हैं? आप वो एक इंसान हैं, कोई चीज नहीं जिसे आप यूं उठा लाए। रामवीर चौधरी ने ठंडे लहजे में कहा, इंसान वही होता है जिसकी कोई हैसियत हो, और ये औरत तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जिसे मैं आज खत्म करने आया हूं। ये सुनते ही अंकित के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, अगर आपने सरोज को कुछ भी किया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। रामवीर चौधरी हंस पड़े और बोले, माफी तो मैं तुमसे मांगूंगा ही नहीं, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया, और जैसे ही वे सरोज की तरफ बढ़े, अंकित ने बिना सोचे समझे उन पर हमला कर दिया। वहां अचानक अफरातफरी मच गई। मुक्के चलने लगे, चीखें गूंजने लगी, और उस सुनसान गोदाम में एक खतरनाक संघर्ष शुरू हो गया। अंकित अकेला था, लेकिन उसके अंदर का प्यार उसे किसी भी हद तक जाने की ताकत दे रहा था। उसने एक एक करके उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा थे, और धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगा। सरोज ये सब देखकर रो रही थी। उसकी आंखों के सामने अंकित को चोट लग रही थी, और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई, और सब कुछ एक पल के लिए थम गया, क्योंकि उस आवाज ने हवा को चीर दिया था। और अब जो होने वाला था वो उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था। गोदाम में गूंजी उस तेज आवाज के बाद कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया था। धूल हवा में तैर रही थी, और सरोज की धड़कन जैसे रुक सी गई थी। उसने कांपती आंखों से देखा तो अंकित जमीन पर गिरा हुआ था। उसके माथे से खून बह रहा था, और सामने खड़े रामवीर चौधरी के हाथ में बंदूक थी। उस पल सरोज के अंदर का डर जैसे खत्म हो गया, और उसकी जगह एक ऐसी हिम्मत ने ले ली जो शायद दर्द और प्यार के मिल जाने से पैदा होती है। वो तेजी से उठी और अंकित के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में पहली बार एक अटूट ताकत थी। उसने कहा, अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मारिए, क्योंकि अब मैं डरकर जीना नहीं चाहती। ये सुनकर रामवीर चौधरी कुछ पल के लिए ठिठक गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार उस औरत में वो साहस देखा था जिसे वो हमेशा कमजोर समझते थे। उसी समय घायल हालत में अंकित ने मुश्किल से उठते हुए कहा, पापा, आपने हमेशा मुझे जीतना सिखाया है, लेकिन आज मैं हारकर भी जीत गया, क्योंकि मैंने इंसानियत चुन ली। और ये कहते ही वो फिर से गिर पड़ा। ये सुनकर रामवीर चौधरी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने अपने बेटे का बचपन घूम गया, और धीरे धीरे उनके अंदर का पत्थर जैसा दिल पिघलने लगा। उन्होंने बंदूक नीचे गिरा दी और भारी आवाज में कहा, मैं हार गया अंकित, मैं अपने ही बेटे से हार गया। गोदाम में खामोशी छा गई, और उसी खामोशी में एक नया सच जन्म ले चुका था। कुछ समय बाद अस्पताल में अंकित की हालत संभल गई, और रामवीर चौधरी खुद सरोज के पास आए। उनकी आंखों में अब घमंड नहीं बल्कि पछतावा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम चाहो तो इस घर में तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जो तुम्हारा हक है। सरोज ने कुछ पल सोचा और फिर अंकित की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि भरोसा था, और उसने धीरे से सिर झुका दिया। समय के साथ समाज की आवाजें भी धीरे धीरे शांत हो गई, क्योंकि सच्चे रिश्ते को ज्यादा समय तक कोई झुका नहीं सकता। और एक दिन वही सरोज जिसे लोग ताने मारते थे, उसी घर की इज्जत बन गई। और अंकित, जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, उसने आखिरकार वही पा लिया जो सबसे कीमती था, सच्चा प्यार और इंसानियत। और इस तरह भट्ठे की आग में शुरू हुई
ये कहानी एक ऐसे अंजाम तक पहुंची जहां दर्द ने ही उन्हें मजबूत बना दिया और प्यार ने हर दीवार तोड़ दी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई पल आ जाए जहां आपके एक फैसले से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हो, किसी का सहारा बन सकते हो, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर चुप रहेंगे? सच सच सोचिए, क्योंकि जिंदगी हमें ऐसे मौके बहुत कम देती है जहां हम ये तय कर सके कि हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं या फिर इंसानियत के लिए भी। अब दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, अगर आपको चुनना हो दौलत, नाम और समाज या फिर भरोसा, प्यार और इंसानियत, तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, दौलत या इंसानियत। आपका जवाब ही बताएगा कि आप अंदर से कितने अमीर हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया को पैसों से ज्यादा सच्चे दिल और इंसानियत की जरूरत है, तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञानी प्रजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हो सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।